हे गाइस, वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी प्रैक्टिस सेट 2 को डिस्कस करेंगे दोस्तों। जैसा कि प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड हो चुका है तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से पुर्तगालियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले व्यापारिक संबंध पुर्तगालियों ने ही स्थापित करी थी, बिल्कुल सही है। तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीते की खेती की शुरुआत इन्होंने ही करी थी। और जहाज और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है। और फिर गोथिक स्थापत्य कला का आगमन पुर्तगालियों के माध्यम से ही हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा दोस्तों। चलिए, ददनी प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, ददनी प्रथा एक्चुअली होता क्या था कि जो व्यापारी होते थे देश विदेश के, तो क्या करते थे, जो कारीगर होते थे उनको पहले ही पैसे दे देते थे। जो भी काम होता था, जो भी फसल या फिर समथिंग कुछ भी होता था, तो पहले ही पैसे जमा कर देते थे। और फिर जो भी उनका काम होता था उसको फिर वो उसको लेकर चले जाते थे, जो भी माल तैयार हो जाते थे। तो इसमें क्या होता था कि कारीगरों को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती थी पैसे को लेकर प्रॉब्लम्स, है ना। क्योंकि कम पैसे में वो लोग काम करवा के चले जा रहे थे, काम लेकर चले जा रहे थे, जो भी अपना माल होता था कुछ भी ऐसा। तो ये एक्चुअली 16वीं 17वीं शताब्दी में काफ़ी प्रचलित थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दास्ता के कार्य में क्या शामिल नहीं था। आज़ाद दास्ता का एक्चुअली मोटिव क्या था। तो आज़ाद दास्ता का मोटिव था सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ करना, और उनके जो युद्ध के कार्य हुआ करते थे उसमें इनको बाधा पहुंचाना ही इनका मेन एजेंडा था। लेकिन इनका कभी भी ये मोटिव नहीं था कि किसी भी अधिकारी या किसी व्यक्ति की हत्या कर दिया जाए। इस संगठन का कभी भी ये मूल उद्देश्य नहीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हत्या से रिलेटेड ये बोल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। चलिए, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान करी थी। तो देखिए, बक्सर का जब युद्ध समाप्त हुआ 1764 में, उसके बाद 2 संधियाँ हुई। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त को हुई थी और एक 16 अगस्त को हुई थी, है ना। तो 12 अगस्त वाला जो संधि हुआ था वो इनके द्वारा हुआ था, और ये जो 16 अगस्त वाला वो अवध के राजा के साथ हुआ था। तो ये 12 अगस्त वाला में इन्होंने क्या किया था, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी पूर्ण रूप से, अस्थायी रूप से अंग्रेजों को प्रदान कर दिया था। और इसके बाद इनको 26 लाख रुपया मतलब मिला था कंपनी से, और निजामित खर्चा के लिए 53 लाख रुपया देना था, है ना। मिला एक्चुअली मतलब देने का, ऐसा इसमें थी किया गया इस संधि में कि आपको दिया जाएगा 26 लाख रुपया महीने का, और इसके बाद 53 लाख रुपया निजामत खर्चे के रूप में दिया जाएगा। तो ऐसा समथिंग था इसमें। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। चलिए, किस आयोग ने सर्वप्रथम ये सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। तो ये स्ट्रेची समिति का ऐसा निर्णय था, इसी में ऐसा ये निर्णय लिया गया था। चलिए, तेभागा आंदोलन से प्रभावित क्षेत्रों में शामिल कौन से थे। तो वो था त्रिपुरा दोस्तों, तेभागा आंदोलन से। लेकिन त्रिपुरा का पहले मैं आपको बता दूं कि बंगाल भी इसमें सम्मिलित हुआ था। तो त्रिपुरा और बंगाल को अगर देख लिया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा दोस्तों। स्टार्ट हुआ था त्रिपुरा से, लेकिन आगे चल के ये बंगाल में भी फैल गया था ना, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था। तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किस किस का विरोध किया गया था। कर्मकांड, ब्रहा आडंबर, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद और तंत्र मंत्र का विरोध किया गया था। बाकी इसके अलावा आपका यहाँ हो जाता है पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत जो होता है आपका, इसका विरोध नहीं किया गया था इनके द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इन्होंने ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी दोस्तों, बम्बई में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। तो वो कौन थे दोस्तों, क्रिस्टो दास पाल थे। इन्होंने ही हिंदू पैट्रियाटिक की स्थापना करी थी दोस्तों, ना, 1861 में, याद रखिएगा। चलिए, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था। तो सतारा था दोस्तों, जिसका सबसे पहले विलय हुआ था 1848 में, और इसके बाद आपका 49 में जैतपुर, और फिर 53 में झांसी को इसमें मिला लिया गया था। चलिए, मोडमडन लिटरेटी सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी। तो वो थे अब्दुल लतीफ़, जिन्होंने 1863 में इसकी स्थापना करी थी दोस्तों।
नेक्स्ट देख लेते हैं, पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी थी? तो वो थे दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई थी और इन्होंने द बंगाल नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन करा था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भाषाई अखबारों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू करा गया था? तो यह 1878 में लागू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किस वर्ष बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण करा गया था? तो यह 1860 से 62 के समय में किया गया था, ऐसा याद रखिएगा। और ये बिहार के कहाँ कहाँ से होकर क्रॉस करती थी दोस्तों इसकी लाइन? तो साहेबगंज, भागलपुर, मुंगेर, पटना, आरा से होकर क्रॉस करती थी, है ना, गुजरती थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किस क्रांतिकारी को फांसी दे दी गई थी? तो वो थे खुदीराम बोस। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इनको 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी, है ना, याद रखिएगा, डेट भी इम्पोर्टेंट है। किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा समाजवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो ये 1934 में ऐसा हुआ था दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में शामिल नहीं था? तो इसमें आपका सभी के सभी कार्य जो हो जाएंगे वो रचनात्मक कार्यों में शामिल नहीं थे दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था, मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था दोस्तों, जिसमें इन्होंने इरविन के समक्ष अपने 11 सूत्री वो मांग रखी थी, जिसको इरविन ने इग्नोर कर दिया था, है ना। जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो ये आपका मणिपुर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना उद्देश्य घोषित करा था। तो ये अगस्त प्रस्ताव से ऐसा हुआ था दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पहले सत्याग्रही तो श्री कृष्ण सिंह थे और दूसरे सत्याग्रही कौन थे दोस्तों? तो वो थे अनुग्रह नारायण सिंह। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन करा गया था? तो ये आपका मुजफ्फरपुर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आचार्य नरेंद्र देव। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। इन्होंने 1934 में आपका अंजुमन इस्लामिया हॉल में जो पटना में पड़ता है वहीं पे इसकी स्थापना करी थी। चलिए, नेक्स्ट, पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1927 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रांति का अमर संदेश नामक लेख किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये सुपूजन सहाय के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? तो ये कदाचार कहलाता था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो सरहिंद का युद्ध था। ये आपका 1555 में लड़ा गया था। इसके पहले इन्होंने देवराज चौसा, बिलग्राम कन्नौज का युद्ध लड़ा था, है ना। चलिए, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का शादी कहा गया किसे? तो ये अमीर हसन को कहा गया। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे बाबर, फिर आपका जहांगीर, इन दोनों का मकबरा जो है वो काबुल और लाहौर में स्थित है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था? तो था संसब। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ आपसे कि रुपया किसके द्वारा चलाया गया था, तो शेर शाह द्वारा चलाया गया था। चांदी का सिक्का, जलाली चांदी का सिक्का ही था, है ना, अकबर द्वारा। फिर इलाही जो था वो अकबर द्वारा ही सबसे बड़ा सिक्का था सोने का, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है इन्होंने सिखों की अलग विवाह पद्धति लावण पद्धति का प्रारंभ करा था। तो एक्चुअली इन्होंने नहीं, बल्कि ये सिखों के तीसरे गुरु अमरदास ने ये पद्धति प्रारंभ करी थी। बाकी इसके अलावा बाकी सारे के सारे सही है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट,
ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था दोस्तों? तो ये हल के लिए किया जाता था लांगन का उपयोग। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बादल, तो पर्जन्य, फिर गोबर का जो खाद दिख रहा है यहाँ पे करिए, फिर अनाज मापने वाला जो पात्र होते थे उसका उदर, है ना, उदर, देख लीजिए। चलिए, क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म से है दोस्तों? तो ये बौद्ध धर्म से है। निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल में एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये धौलावीर से प्राप्त हुआ है दोस्तों। एक्चुअली यहाँ पे 2,50,000 घन मीटर जल संग्रहण की क्षमता होती थी, ऐसा मतलब प्रमाण मिला है इसका, है ना। तो उस समय भी ऐसा मतलब ऐसा होता है कि उस समय भी लोगों को इस बारे में अच्छे से पता था, जल प्रबंधन के बारे में। चलिए, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करनी है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कथन जो है वो असत्य हो रहे हैं। इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे मौर्य समाज की स्थापना 321 में नहीं बल्कि 321 ईसा पूर्व में हुई थी, है ना। ईस्वी यहाँ पे लिखा हुआ, जबकि ईसा पूर्व में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था, है ना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। और कथन है तो असत्य हो जा रहा है। फिर दक्षिण भारत से प्राप्त अशोक के जो अभिलेख है इनमें अरमाइक और यूनानी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ था, तो कथन डी भी असत्य है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में वर्णित है? तो 2 जैन तीर्थंकर हैं, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इन दोनों के नाम ऋग्वेद में उल्लेख है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो ये थे विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था दोस्तों। अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजय पर मुग्ध होकर इनको ये संज्ञा दी थी। नेक्स्ट, कदम्ब राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं आप यहाँ पे। कदम्ब राजवंश की स्थापना 4वीं सदी में उत्तर कर्नाटक और कोंकण क्षेत्र में मयूर शर्मन ने करी थी और इसकी राजधानी बनवासी थी। तो यहाँ पे सभी के सभी आंसर राइट हो जाएंगे दोस्तों। राइट आंसर इसका ऑप्शन 1, 2, 3 हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, यही आपको देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास और रोगी व्यक्ति को भी प्रदान की जाती थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों, इन लोगों का प्रवेश ही वर्जित था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो युग्म 1 है ये एक्चुअली पेरिपल्स जो है वो पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रन सी की रचना के बारे में जानकारी नहीं है और इसका लेखक अभी भी अज्ञात है, जिसके बारे में अभी तक कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें 80 के आसपास भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन किया गया है। भारत का भूगोल टॉलमी ने लिखी थी, ये भी सही है। इसके अलावा बाकी आप देख सकते हैं जो कि सभी के सभी सही हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुच्छेद 19 में उल्लेखित है, ये सारे के सारे 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें भारत की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, सम्मेलन कराने की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो ये सभी के सभी है दोस्तों, है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट, वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समतुल्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, राज्यों के लिए राज्य भाषा का निर्धारण कौन करता है दोस्तों? ये संबंधित राज्य का विधानमंडल ही इसका करता है। अनुच्छेद 345 में ऐसा प्रावधान किया गया है।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंध में किसमें किया गया है दोस्तों? तो ये मूल अधिकार और प्रस्तावना दोनों में है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, संविधान के मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता का उल्लेख है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निषेध तत्व का वर्णन किया गया है एक्चुअली भाग 4 में, और इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने की बात करी गई है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद विद्यमान नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे विधान परिषद है दोस्तों। तो वर्तमान में भारत में टोटल 6 है, जबकि अभी भी वेस्ट बंगाल को अभी भी पूरा उसका प्रोसेस नहीं हो पाया है, नहीं तो वो 7वां बन जाएगा राज्य। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश होता है आपका। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से राज्य हैं। यूपी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, है ना, और तेलंगाना भी हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे विधान परिषद मौजूद है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ तो 171 में विधान परिषद की रचना और गठन संबंधित प्रावधान किए गए हैं, याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित निर्वाचन मंडल का हिस्सा है, लेकिन उसमें महाभियोग के लिए मंच का हिस्सा नहीं है? ये कौन होता है दोस्तों? राज्य विधानसभा, है ना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? ये क्षेत्रीय परिषद हो जाता है दोस्तों। चलिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्य के नीति तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 37, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन के माध्यम से केंद्र एवं किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के आकार को क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या और उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% सीमित कर दी गई है? तो ये आपका वर्ष 2003 में 91वां संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 और 10वीं अनुसूची में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा और विधानसभा की सदस्य संख्या का अधिकतम 15% निर्धारित की गई है दोस्तों। राइट आंसर इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परामर्शीय क्षेत्राधिकार जो है वो नहीं है। चलिए किस राज्य में विधान परिषद के गठन और उसकी समिति की जा सकती है, समाप्ति की जा सकती है? तो ये संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में क्या असत्य है दोस्तों? यहाँ पे लोकसभा में मतदान कर सकते हैं, ऐसा यही है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके संबंध में बोहरा समिति का गठन किया गया था? ये राजनेताओं और अपराधियों के बीच संबंध की जांच हेतु की गई थी, ऐसा 1993 में। चलिए राज्य में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार हुई है? तो राज्य में वित्तीय आपातकाल की घोषणा एक भी बार अभी तक नहीं हुई है दोस्तों, जो कि आर्टिकल 352 के तहत ऐसा हो पाता है ना। जबकि वही अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की तो वो 3 बार हो चुकी है, 62 में, 71 में और 75 में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका महादेश से संबंधित नहीं है? तो जो मोजावो है दोस्तों, मोजावो, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप से नहीं बल्कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है। बाकी इसके अलावा आप देख सकते हैं सहारा, कलाहारी, बायुदा, मरुस्थल, ये सभी सभी अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। निम्नलिखित देशों में से दक्षिण अमेरिका का स्थल और अवरुद्ध देश कौन सा है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका
बोलीविया और आपका पराग्वे, ये दोनों के दोनों हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन ए और सी राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए, एक को दो से मिलाना है, जनजाति है और दूसरा संबंधित क्षेत्र। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे एस्किमो, तो ये हो जाएगा दोस्तों एस्किमो, उत्तरी अमेरिका का है। फिर आपका आ जाएगा 2 नंबर माओरी, जो कि न्यूजीलैंड। फिर आ जाएगा बुशमैन, जो कि आपका अफ्रीका का है दोस्तों, और शेमांग जो है वो मलेशिया का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है? तो डोबर जल संधि है, ये दोनों को जोड़ती है दोस्तों, है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा अगर डेविड जल संधि की बात कर ली जाए तो ये बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, है ना, पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, जबकि बेरिंग जो है वो बेरिंग सागर और चुकी सागर को आपस में जोड़ती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन करता है? तो ये इंडोनेशिया है, सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन यहीं से होता है दोस्तों। और भारत नारियल के उत्पादन के मामले में तीसरा स्थान पर है। किस जिले में बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई सबसे अधिक है? तो ये पश्चिमी चंपारण है दोस्तों, पश्चिमी चंपारण में बूढ़ी गंडक की लंबाई सबसे अधिक है। चलिए, किस जिले की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल में सबसे कम स्पर्श करती है? तो ये पूर्णिया है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? तो ये बिहार में पाया जाता है सबसे अधिक पाइराइट, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में रहा? तो ये गोपालगंज में सबसे ज़्यादा रहा, 1021, है ना। चलिए नेक्स्ट, किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है? तो ये आपका समस्तीपुर हो जाता है, समस्तीपुर में सबसे कम है, जबकि पटना में सबसे ज़्यादा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि हुई कितनी दोस्तों? तो ये लगभग आपका 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। कौन सा क्षेत्र भारत के उच्च तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्र जोन 5 में सम्मिलित है? तो इसमें आपका आ जाएगा भारत से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ का रण और उत्तरी बिहार वाला जो कुछ हिस्सा होता है वो भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई ही हो जाएगा। पालकोंडा पर्वत निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो पालकोंडा पर्वत जो वो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, और वेलिकोंडा भी। चलिए, कोलदाम परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो कोलदाम परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो ये आपका इलाहाबाद से हल्दिया जलमार्ग के नाम से भी जाना जाता है, वही है जिसका भारत में सबसे लंबा 1620 किलोमीटर होता है दोस्तों, जो कि हल्दिया आपका पड़ता है बंगाल में, हल्दिया से। तो आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग 1, है ना। चलिए नेक्स्ट है, शून्य रेखा कहलाती है। शून्य रेखा क्या कहलाती है? तो ये त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा शून्य रेखा कहलाती है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, किस राज्यों से होकर भारतीय मानक समय की योगांतर नहीं गुजरती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय मानक समय जो कि 82 डिग्री 30 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट का होता है ना जी, पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, और जिसमें आपका हमको पता है उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद से क्रॉस करती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है, यह झारखंड से नहीं गुजरता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, गजरता चालीसा
गर्जता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 क्या है भाई? ये क्या है भाई? तो ये एक्चुअली में पछुआ पवने हैं, है ना? ये पछुआ पवने हैं, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी किस भाग में स्थित है? तो ये आपका जो सैंडल पीक होता है ना, वही है, जो कि आपका सबसे ऊपर वाले भाग में है, जो कि आपका नॉर्थ अंडमान में पड़ता है, उत्तरी अंडमान में पड़ता है। और सैंडल पीक जो है दोस्तों, वो इसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर है ना? याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट, अंजुना द्वीप स्थित है। अंजुना द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? ये गोवा के तट पे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पे 1 4 हो जाएंगे, है ना? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ का गठन कब किया गया था? ये 1987 में किया गया था दोस्तों। ट्राइफेड, इसमें एक्चुअली वो अपने उत्पादन को बचाने और बेचने और उसका सही मूल्य दिलाने का कार्य करते थे, है ना? चलिए, भारत के औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में निम्न में से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? तो निर्माण जो है वो शामिल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा की प्रतीक चिन्ह रुपया को कब अपनाया गया था? जो ये चिन्ह है वो कब अपनाया गया था? तो ये 2010 में उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा IIT गुवाहाटी के एशियोटिक प्रोफेसर उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया ये प्रतीक था, इसी को अपनाया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2010 में इसको अपनाया गया। बजट का लेख पत्र होता है, क्या होता है? सरकार की राजकोषीय नीति की होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है कौन? तो ये आपका कौन ऋण उपलब्ध करवाता है दोस्तों? तो ये निजी और जो आपका सहकारी क्षेत्र होता है, इन दोनों उद्यमियों को दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण उपलब्ध करवाया जाता है FC द्वारा। राइट आंसर इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो ये 55.3% जो जनसंख्या वो नगरों में निवास करती है, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, चालू खाता घाटा क्या होता है दोस्तों? तो ये देश में कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने के कारण घाटा ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, बिहार का वित्तीय वर्ष 22-23 में स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना है दोस्तों? तो ये आपका है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कौन सा देश अप्रैल-नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष आयात स्रोत था? तो वो था आपका चीन। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य और स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? ये राजस्व व्यय के अंतर्गत किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, किस रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है? तो बैगनी कलर का प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है। और वही अगर हम लोग बात कर लें, लाल रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है। चलिए, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है और दाब घटाने पर क्वथनांक घटता है। क्वथनांक जो होता है वो क्रांतिक बिंदु तक बढ़ाते हुए दबाव के साथ बढ़ता है,
जहाँ गैस और तरल गुण समान हो जाते हैं और कथनांक को क्रांतिक बिंदु से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। एक लिमिट तक ही तो बढ़ेगा ना भाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। चलिए, शुष्क सेल में कैथोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि को दोष के संबंध में क्या सत्य है? तो निकट दृष्टि दोष आमतौर पर तभी होता है जब नेत्रगोलक सामान्य से अधिक लंबी हो जाती है या कॉर्निया बहुत अधिक घुमावदार हो जाता है। प्रकाश जो होता है ना, वो रेटिना पर सटीक रूप से केंद्रित होने के बजाय प्रकाश रेटिना के सामने केंद्रित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई पड़ती है ना, ऐसा लगता है। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है ना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा लक्स किसका होता है? तो प्रदीप्त घनत्व का मात्रक होता है और प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है और ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होती है? तो आपके पास एक फार्मूला होना चाहिए पता, C-0/100 = F-32/180। इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। आपका आ जाएगा F बराबर 122, है ना, याद रखिएगा। तो 122 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं आप यहाँ पे, हींग से जड़ को किया गया है। हींग एक्चुअली जड़ जो कि आपका जो फेरुला प्रजाति के पौधे होते हैं, है ना। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं रबर जो है वो फूल नहीं होता है, जबकि ये तना होता है, और कुनेन जो होता है वो छाल होता है, और अफीम जो होता है वो फल होता है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों सेल ऑर्गेनेल्स में किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो जो राइबोसोम्स होता है और जालिका, ये अंतर्द्रवी होते हैं, है ना, इन्हीं की भूमिका सबसे अधिक होती है। चलिए, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? तो ये आपका हो जाता है उभयचर। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जीवों के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है ये, है ना, और ये उभयचर जो जीव होते हैं उसमें ये नहीं पाया जाता है। चलिए, कौन सा पदार्थ बारूद में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि बारूद में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो ये दूषित भोजन और जल से प्रवेश करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हवाई अड्डे पर विमान चलाने को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन का प्रयोग किया जाता है। नियॉन का प्रकाश कोहरे में अधिक चमकता है, इसलिए इसका प्रयोग विमान चालकों को संकेत देने के लिए किया जाता है ना। ये एक्चुअली कोहरे में भी चमकता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस रासायनिक पदार्थ का नाम ऑयल ऑफ विट्रॉल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है दोस्तों। चलिए, फिटकिरी में हाइड्रोजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो 48 परमाणु पाए जाते हैं फिटकिरी में। फार्मूला लिख दें तो ये हो जाएगा आपका K2SO4 Al SO4 होल 3 और 24 H2O होता है। देखिए, यही फार्मूला है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 24 × 2 = 48 हो गया बस। चलिए, क्योंकि यहाँ वाटर का पूछ रहा है ना। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन पूछ रहा था एक्चुअली। चलिए, वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाले वर्णक का नाम क्या होता है? तो होता है लाइकोपीन। चलिए, डीएनए निम्न में से किस में पाया जाता है? तो डीएनए आपका लगभग सब में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट डीएनए, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
ई हो जाएगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, फिर आपका राइजोसोम्स, है ना। चलिए, किस शैवाल का प्रयोग आयोडीन बनाने में होता है? तो ये फ्यूकस राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, किसे वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ब्रायोफाइटा। चलिए, किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है? तो फूल खिलाने वाला हार्मोन फ्लोरीजेंस को कहा जाता है। और बौने पौधे को लंबा करने के लिए साइटोकाइनिन, फिर आपका एकल हार्मोन जो गैसीय रूप में होते हैं उसको एथिलीन, और आपका जिसका निर्माण घायल कोशिका में किया जाता है वो है ट्राउमेटिन, है ना, ये भी याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? तो केंचुए में 5 जोड़ी हृदय होते हैं, है ना। इसी के माध्यम से ये सांस लेते हैं केंचुए। चलिए, अगला प्रश्न, जो लोग 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहते हैं उनके RCB की मात्रा में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? तो वो RCB की मात्रा एक्चुअली बढ़ जाती है ना। अब जितना हाइट पे जाइएगा प्रेशर तो कम होगा ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो ये आपका 3 से 5 दिन का होता है प्लेटलेट्स का, है ना। और RCB का कार्यकाल जो होता है वो 20 से 120 दिन का होता है, ये भी याद रखिएगा। WBC का कार्यकाल 2 से 4 दिन का होता है। ब्लड प्लेटलेट्स का कार्यकाल 3 से 5 दिन का होता है। चलिए, अग्राशय की गामा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वो आपका होगा ग्लूकागन, है ना। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग प्राप्त हुआ है? ये आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये होगा आपका महाराष्ट्र का है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? तो ये आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ था, फर्स्ट प्लेस। निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 के लिए खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित RBD प्रोटीन उप इकाई वैक्सीन है? तो वह है कार्बोवैक्स, है ना। स्वदेशी रूप से ये RBD प्रोटीन वैक्सीन है जिसे हैदराबाद स्थित फर्म बायोलॉजिकल ई द्वारा विकसित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च करा है? तो वो है गरुड़ ऐप, याद रखिएगा। केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा अनुमानित कितना था? तो वो था सकल घरेलू उत्पाद का 3.8%। चलिए, अगला प्रश्न है, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने दिव्यांग कर्मचारी के लिए एक ऐप लॉन्च करा है? तो PNB बैंक ने लॉन्च करा है। किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित करा था? ये विश्व पर्यटन संगठन था, क्योंकि ट्रैवल एजेंसी तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी उस समय। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो ये भव्यलाल है। चलिए, किस देश के राष्ट्रपति ने देश के गेटवे टू हेल एक विशाल रेगिस्तान गैस क्रेटर में दशकों से जल रही आग को बुझाने का आदेश दिया था? तो ये तुर्कमेनिस्तान है, इसी को बुझाने का आदेश दिया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन करा था? तो ये फ्रांस ने करा था। चलिए,
जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह को अवैध बना दिया? एक फिलीपींस था। नेक्स्ट, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां राष्ट्र देश बना? तो ये एंटीगुआ और बारबुडा, ये दोनों। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में हुए निधन को सम्मिलित करना है। एक्चुअली निधन से रिलेटेड पूछता तो नहीं है, लेकिन हालांकि पूछ सकता है, कोई इशू नहीं है। का दो पिछला बार आपका पूछ लिया था एक क्वेश्चन, है ना, 66 में। 123 का सी देखते हैं, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, 124 क्वेश्चन है। फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक कौन है? तो वो थी हंटर बाइडेन। बाकी इसके अलावा आपका अरुंधति रॉय का है आज़ादी, फ्रीडम, फैक्सिज्म और फिक्शन। फिर आपका प्रियंका चोपड़ा का अनफिनिश्ड मेरियर मेमोरी। फिर ब्यूटीफुल थिंग हंटर बाइडेन का है, और एनी जैदी का है ब्रीड सीमेंट कैक्टस, याद रखिएगा। चलिए, जनवरी 2022 में बाजार पूंजीकरण में $3 ट्रिलियन को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी कंपनी बन गई है? तो वो एप्पल है, 3 ट्रिलियन को पार कर गई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलाइन 2021 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किस वर्ष तक भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो ये 2030 तक के बाद। निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह है सामिया सुलूहु हसन, सी ऑप्शन सही है। चलिए, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज करी है? अरुण ग्रह पे। अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह के संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरीस डेबी की मृत्यु हो गई? ये चाड था देश। चलिए, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल की उपविजेता कौन रही? ये फ्लिस्कोवा थी, कैरोलिना फ्लिस्कोवा। चलिए, हाल ही में ये एक्चुअली कौन थी? उपविजेता रही थी, है ना। और इसके विजेता कौन रही थी? तो एस्ले बार्टी थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है ना। और जो फ्लिस्कोवा है वो चेक गणराज्य से बिलोंग करती हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में किस दो देशों की वायुसेनाओं के बीच एक डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था? तो भारत और फ्रांस वायुसेना के बीच होता है दोस्तों, जो कि इस बार जोधपुर वायुसेना स्टेशन में किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2021 का? तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमित केसरवानी को। चलिए, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? ये पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी थी? तो वो थी 64,180 करोड़। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता था? तो वो अर्जेंटीना था, लियोन मेसी की कैप्टनसी में। और फिर उपविजेता रहा ब्राज़ील, जिसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हुए लियोन मेसी, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर मार्टिनेज रहे, है ना। कोपा जो है वो कोपा अमेरिका दक्षिण अमेरिका की फुटबॉल संस्था द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला विरासत संस्था किस शहर में स्थापित करने की घोषणा करी गई है? तो नोएडा में की गई है। नेक्स्ट, बिहार में वर्तमान कितने लघु जल विद्युत परियोजना चल रही हैं? तो टोटल 13 परियोजनाएं चल रही हैं, है ना, जिनकी कुल अगर क्षमता की बात की जाए तो 54.3 मेगावाट है।
MW। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 20-21 में राज्य में 11-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो वो था आपका 34,314 रुपया। चलिए, वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? तो ये है आपका 1,91,956.67 करोड़ रुपया। चलिए, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो ये अक्षय कुमार को दिया गया है। अगर वही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो दीपिका पादुकोण को दिया गया है छपाक के लिए, अक्षय कुमार को लक्ष्मी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही तन्हाजी अजय देवगन की, और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म रही पैरासाइट, याद रखिएगा। चलिए, ये आपका मैथ का प्रॉब्लम्स आता है जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे आपका इसका PDF मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकें, इसको देख सकते हैं। उसका पूरा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है जो कि आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।